नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद रितु यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके 6 चैप्टर जो हैं हमारे कंप्लीट हो गए थे। अगला आता है शहरीकरण एवं शहरी विकास। तो इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या जो है वो 2011 में, 2021 में और 2031 में कितनी अनुमानित है। 2011 में थी 6.85 करोड़, 2021 में अब है 7.93 करोड़ और 2031 तक अनुमानित जो है वो है 8.72 करोड़। इसमें से पुरुष देखते हैं तो 3.55 करोड़ पुरुष हैं 6.85 करोड़ में से, और महिलाएं आती हैं 3.30 करोड़। 7.93 करोड़ में से पुरुष हैं 4.08 करोड़ और महिलाएं आती हैं 3.85 करोड़। और 2031 में अनुमानित देखते हैं तो 4.44 यानी कि 44 करोड़ जो हैं, 4.44 करोड़ जो हैं ये तो पुरुष आते हैं और महिलाएं आती हैं 4.28 करोड़। और अब राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है इसमें शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 2011 में था 24.87%, 2021 में है 26.33% और 2031 में जो अनुमानित है ये अनुमानित है 27.74 करोड़ 74%, सॉरी। तो ये जो आंकड़े हैं देखो, ये चीज़ें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी भाई कि भाई 2011 में 24.87% थी और 2021 में कितनी होगी, 26.33%। 1 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसमें 30 जिले आते हैं। फिर आता है राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम शहरीकृत जो जिले हैं वो कौन से हैं। तो सर्वाधिक शहरीकृत जो है उसमें आता है कोटा 60.31%, जयपुर और अजमेर, और न्यूनतम में आता है डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा। तो सर्वाधिक कौन कौन से हैं, 3 जिले कोटा, जयपुर और अजमेर। न्यूनतम में आते हैं डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा। फिर आता है राजस्थान का जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर जयपुर 30.46 लाख, पर न्यूनतम अगर पूछे तो वो है 1.01 लाख, यानी कि सबसे कम जो आता है वो बांसवाड़ा आता है। फिर माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेशन होता है प्रवास, मान लो जाना, यानी कि ग्रामीण से शहरी की ओर, कि गांव से शहरों की ओर लोग कितने आए हैं और कहाँ से सबसे ज़्यादा आए हैं। तो सर्वाधिक देखते हैं तो ये आए हैं जयपुर, अजमेर और कोटा, यानी कि ग्रामीण से शहरों की ओर, गाँव की बसावट जो है उसको छोड़कर शहरों की ओर पलायन किया है सबसे ज़्यादा जयपुर, अजमेर और कोटा में। न्यूनतम देखते हैं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बाड़मेर, जालोर की तरफ। लिंगानुपात 928 है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले अगर जिले पूछे तो वो आते हैं टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और राजसमंद। तो सर्वाधिक में है टोंक, न्यूनतम में आता है जैसलमेर, धौलपुर, अलवर, गंगानगर और भरतपुर। तो न्यूनतम में पूछे तो है जैसलमेर। इसी तरह बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात में देखते हैं 888 बाल लिंगानुपात, यानी 0 से 6 आयु वर्ग के बीच में। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात जो है वो कहाँ है, नागौर में, बीकानेर, भीलवाड़ा, बारा और चूरू में। अगर न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम आता है धौलपुर, गंगानगर, दौसा, अलवर और भरतपुर, यहाँ न्यूनतम बाल लिंगानुपात आता है। साक्षरता देखते हैं तो साक्षरता कितनी है, 66.11%, और 66.11% में से महिलाएं कितनी हैं, 52.1, पुरुष कितने हैं, 79.2% जो है ये पुरुष हैं। और इसमें अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो ये आती है 61.40%, और शहरी क्षेत्र में आती है 79.70% जो है ये शहरी क्षेत्र में साक्षरता है। और सर्वाधिक अगर देखें शहरी साक्षरता कहाँ है तो ये उदयपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर और अजमेर, ये 5 जिले जो हैं ये सर्वाधिक शहरी साक्षरता। न्यूनतम देखते हैं तो नागौर, जालोर, चूरू, धौलपुर और करौली। तो न्यूनतम शहरी साक्षरता में आते हैं 5 जिले, नागौर सबसे पहला, नागौर सबसे कम है 70.6%, फिर जालोर, चूरू, धौलपुर और करौली। नेक्स्ट आता है राजस्थान में शहरी आवासों की स्थिति कैसी है, यानी कि अच्छी स्थिति में कौन कौन से हैं। तो 68.9% घर जो हैं ये अच्छी स्थिति में, यानी कि आधे से अधिक। और घरों की उनकी स्थिति के आधार पर 3 श्रेणी में बांटा गया है कि अच्छी स्थिति वाले,
रहने योग्य और एक जीर्ण शीर्ण जो एकदम टूटे फूटे हैं। तो अच्छी स्थिति में तो आधे से अधिक हैं, रहने योग्य हैं वो 29.3% हैं, और जो टूटे फूटे हैं जीर्ण शीर्ण हैं उसमें 1.8% जो हैं वो शहरी आवास आते हैं। 2011 के अनुसार राजस्थान में झुग्गियों में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी जो होती है उनमें रहने वालों की जो आबादी है वो 20,68,000, जो कुल शहरी आबादी जो है उसका 12.13% है। याद रखना इन आंकड़ों को। फिर राजस्थान में स्लम जनसंख्या देखें 2011 के अनुसार, तो साक्षरता कितनी, 69.79%, लिंगानुपात 917, 0 से 6 बाल लिंगानुपात देखें तो 897, और शहरी जनसंख्या जो है इसमें कच्ची बस्तियों की जनसंख्या का प्रतिशत देखते हैं तो वो 16.12%, और शहरी जनसंख्या में कच्चे परिवारों का प्रतिशत देखते हैं वो 16.21% आता है। राज्य में 3 विकास प्राधिकरण हैं, जयपुर है, अजमेर है और जोधपुर है। ये 3 विकास प्राधिकरण आते हैं। जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं, इसके फेज के बारे में। तो फेज फर्स्ट ए आता है जो मानसरोवर से चांदपोल तक है। शुरू कब होता है, 3 जून 2015 को होता है। लागत आती है 2023 करोड़। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ये आता है फेज फर्स्ट। फेज 2 जो है, फेज फर्स्ट बी जो है, ये आता है चांदपोल से बड़ी चौपड़। इसकी जो लागत है वो आती है 1126 करोड़ रुपए, और इसमें एशियाई विकास बैंक जो वो 810 करोड़ व शेष राशि वो राजस्थान सरकार के द्वारा दे है। शुरू होता है ये 27 सितंबर 2020 को फेज फर्स्ट बी। फेज फर्स्ट सी आता है बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक। इसकी लागत आती है 993.51 करोड़। इसकी जो रिपोर्ट है वो तैयार की थी दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के द्वारा, प्रस्तुत की गई रिपोर्ट तैयार करके, और राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जो है वो इसे प्रदान की गई है। अगला आता है फेज फर्स्ट डी, जो मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड तक जो है ये है, और इसकी लागत आती है 204.81 करोड़ रुपए। इसकी रिपोर्ट जो है दिल्ली मेट्रो रेल निगम के द्वारा तैयार की गई है। और एक आता है फेज फर्स्ट 2, ये जो है ये सीतापुरा से अम्बावाड़ी तक है। इसकी लागत है 4,602 करोड़, और कुल दूरी जो है इसकी वो आती है 23.50 किलोमीटर तक के जो है फेज 2 है, सीतापुरा से अम्बावाड़ी तक। एक आता है रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान। आंशिक रूप से लागू देखें तो ये 1 मई 2016 को हो गया था, लेकिन अगर पूर्ण रूप से लागू देखें तो 1 मई 2017 को ये लागू होता है। रियल एस्टेट एक्ट आता है 2016, उसके अधिनियम के तहत जो है ये लागू होता है। 1 मई 2017 को राजस्थान सरकार के द्वारा इस अधिनियम को राजस्थान रियल एस्टेट नियम 2017 के नाम से अधिसूचित किया गया। रेरा जो है ये एक वेब पोर्टल है, इसने शुरू किया था 1 जून 2017 को, और इस पोर्टल के माध्यम से क्या है कि परियोजनाएं, एजेंट और जो शिकायतें हैं उनके लिए सभी आवेदन जो है वो ऑनलाइन किए गए हैं। यानी कि आजकल जो भी आवेदन हो रहे हैं इस पोर्टल के द्वारा भी क्या है कि जो भी शिकायतें होंगी उनको ऑनलाइन किया जाता है। और अगर टोटल देखें तो 2166 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो है इनका पंजीकरण रेरा के अंतर्गत किया जा चुका है। एक आवासन मंडल आता है, राजस्थान आवासन मंडल RHB। स्थापना जो है ये 24 फरवरी 1970 को होती है, एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में। ई बिड सबमिशन के द्वारा बुधवार नीलामी उत्सव ये राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा शुरू किए गए हैं। तो एक तो आता बुधवार नीलामी उत्सव जो RHB के द्वारा शुरू है। 10% दीजिए और गृह प्रवेश कीजिए शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या है कि आवास उपलब्ध करवाए कि आप पहले 10% दे दो, गृह प्रवेश करो और रहो। तो ये राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा इसके द्वारा आता है सजग मोबाइल ऐप, जो गुणवत्ता को नियंत्रण करने के लिए ये शुरू किया गया है। आवासन मंडल द्वारा बनाए जा रहे आवासों के निर्माण की गुणवत्ता एवं संपूर्ण कार्य की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु एक मोबाइल ऐप सजग विकसित किया गया, जिसके माध्यम से सभी निर्माणाधीन जो परियोजनाएं हैं उनकी समस्त गतिविधियों को एक ही जगह पर एक साथ देखा जा सकता है। यानी कि सारी चीजें हैं उनको एक साथ देख सकते हैं। एक आता है RHB आवास, ये भी एक मोबाइल ऐप है जिसमें क्या है कि राज्य के सभी जिलों के नगर निकाय
क्षेत्रों में आवास मांग के आंकलन हेतु एक मोबाइल ऐप RHB जो है विकसित किया गया, जिसमें 31 दिसंबर 2022 तक 8,721 जो प्रविष्टियां हैं वो इसके तहत प्राप्त की गई है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 शहरों में एक हाउसिंग स्कीम लाई गई है। जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, आबू रोड और भिवाड़ी, इन 5 शहरों में क्या है कि हाउसिंग स्कीम लाई गई है। एक आता है प्रतापनगर, जयपुर में कोचिंग हब का विकास किया जाएगा RHB के द्वारा ही प्रतापनगर में। मानसरोवर जयपुर में सिटी पार्क का विकास, और सिटी पार्क में है राज्य का सबसे ऊंचा झंडा 213 फीट जो है फहराया गया है। तो सिटी पार्क का विकास मानसरोवर जयपुर में। एक विधायक आवास बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो विधायक आवास परियोजना जो है विधायक नगर, ज्योति नगर जयपुर में। एक आता है NI स्काई पार्क जो है ये जो प्रतापनगर जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। आवास देखते हैं तो राजस्थान में आवास क्षेत्र में स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नेंस अवार्ड 2022 जो है अग्रणी राज्य के रूप में दिया गया। राजस्थान जो है इसे बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 आवासन मंडल को मानव संसाधन प्रबंधन को अभिनव तरीके से अपने व्यवसाय में मिश्रित करने के लिए 22 जून 2022 को वर्ल्ड HRD कांग्रेस जूरी के द्वारा ये जो अवार्ड है ये प्रदान किया गया है, बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड। फिर आते हैं मास्टर प्लान कि किसी भी शहर के लिए लगभग 20 वर्षों के लिए कानूनी संरचनाओं के अंतर्गत विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, कि उसके आने वाले 20 वर्षों तक का प्लान बना लेना, मास्टर प्लान। राज्य के कुल 237 नगरपालिका शहरों में, कस्बों में व 189 नगरपालिका शहरों कस्बों के मास्टर प्लान जो ये तैयार किए जाकर राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना आती है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का पुनर्गठन करके उसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो है कर दिया गया है। इस योजना के तहत क्या है कि 213 नगरीय निकायों में शुरू होगी। शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता दी जाएगी इसमें, और शहरी बेघर जो है उनके आश्रय की योजना, उनको स्वरोजगार स्थापित करना। इस योजना के अंतर्गत 2022-23 में 40.53 करोड़ रुपए जो है ये प्राप्त हुए हैं, और 32.01 करोड़ नवंबर 2022 तक इस पे व्यय किए गए हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना पे। स्मार्ट सिटी आती है। भारत सरकार के द्वारा जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लागू किया गया। इसके अंतर्गत क्या है कि मुख्य बुनियादी सुविधा वाले शहर जहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, वहाँ के नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता का जीवन देने के लिए स्वच्छ और सतत पर्यावरण और शहरों के विकास के लिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया गया है। इस मिशन का उद्देश्य है कि 5 वर्षों की अवधि में 100 शहरों को सम्मिलित करना। स्मार्ट सिटी में भारत सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में देखें तो प्रत्येक शहर के लिए 100 करोड़ प्रतिवर्ष एवं इसके सम्मानीय राशि राज्य सरकार नगरीय निकाय के द्वारा 5 वर्ष के लिए दी जाएगी। और इसके तहत 4 शहर शामिल हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर जो है इनको स्मार्ट शहर बनाने के लिए सूची में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ की राजस्थान के कितने जिले हैं? 4, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। फिर आता है स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ये लागू होता है 2 अक्टूबर 2014 को। वित्त पोषित देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र का 60% आता है और राज्य का 40%। उद्देश्य है सार्वजनिक भागीदारी, आपस में मिलकर काम करना, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाना, सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण से पूरे भारत में स्वच्छता के बेहतर स्तर को प्राप्त करना स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है। अब तक देखें तो व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण कितना हो गया है? 3.68 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बना दिए गए हैं। 22,547 सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय का कार्य पूरा हो गया है। नेक्स्ट आती है इंदिरा रसोई योजना। शुरू कब होती है? 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना शुरू होती है। इसका उद्देश्य है कि कोई भूखा ना सोए। इसी की संकल्पना को साकार रूप देते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के कितने नगर निकायों में? 213 नगर निकायों में ये शुरू की गई है। बजट 2020-23 में इंदिरा रसोई योजना की संख्या जो है
ये 358 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है भाई 22-23 में। तो इंदिरा रसोइयों की संख्या कितनी हो गई अब 358 से 1000। इसके तहत क्या है कि 8 रुपये प्रति थाली, यानी कि 8 रुपये में आपको क्या है कि भरपेट भोजन मिल रहा है, और इन 8 रुपये तो आपको खुद को देने पड़ेंगे, और इसी के ऊपर 17 रुपये जो है वो राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है। और 2 समय में क्या है कि 8 रुपये में आप क्या है 8 रुपये प्रति थाली मिलेंगे। 2 समय का भोजन आपको वहाँ पर सम्मानपूर्वक बिठाकर और पौष्टिक भोजन जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पर प्रतिवर्ष जो है 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है। गुणवत्ता की जांच जो है वो राज्य और जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर है सभी को इंदिरा रसोई योजना। एक आता प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, शुरू कब होती है 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू होती है। उद्देश्य यह है कि जो भी बेघर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग वाले व्यक्ति हैं या अल्प आय वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना। एक आता रोड ओवरब्रिज, जिसमें ROB और रोड अंडरब्रिज, कि भाई ओवरब्रिज कितने बन रहे हैं और अंडरब्रिज कितने बने हैं। कुल लागत देखते हैं इसमें आई है 1708.59 करोड़ जो है इसमें टोटल लागत आई है। इसमें से राज्य के द्वारा 1061.34 करोड़ और रेलवे के द्वारा 647.25 करोड़ जो है ये दिए गए हैं। इसके तहत क्या है कि 59 ROB जो भी रोड ओवर ब्रिज हैं वो बनाए जा रहे हैं और RUB अनुमोदित किए गए हैं, यानी कि 59 टोटल ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे और अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे। और इनमें से नवंबर 2022 तक देखें तो 42 जो रोड ओवर ब्रिज हैं और अंडर ब्रिज है इनका कार्य कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 59 का प्रावधान था कि भाई 59 बनाएंगे, उनमें से 42 कंप्लीट हो चुके हैं। एक आता इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये 6 अगस्त 2022 को शुरू होती है। इसके तहत शहरी क्षेत्र के जो 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं कि भाई जो बहुत ही झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं उनको क्या है कि 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। जो भी मान लो थड़ी वगैरह लगाते हैं उनको 5 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लिया जाएगा और 50,000 का ब्याज मुक्त, कोई ब्याज नहीं होगा, उन्हें ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। किन किन को लिया जाएगा? जिनकी व्यक्तिगत मासिक आय जो है वो 15,000 से कम होगी तथा पारिवारिक जो मासिक आय है वो 50,000 से कम होगी, उनको ही इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है इसके तहत ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। एक आता है शहरी क्षेत्र में नलकूप और हैंडपंप जो है इनका निर्माण कितना हो चुका है। तो 2021-22 में देखते हैं तो नलकूप जो है वो थे 511, हैंडपंप जो थे वो थे 198, और 2022-23 में देखें तो ये बढ़कर कितने हो गए हैं 624 नलकूप हो गए हैं और हैंडपंप जो है इनकी संख्या हो गई है 496। तो ये शहरी क्षेत्र में नलकूप और हैंडपंप का निर्माण किया गया है। 2021-22 में 511 थे, हैंडपंप थे 198। 2022-23 में देखते हैं तो नलकूपों की संख्या थी 624 और हैंडपंप थे 496। क्लियर है सभी को? ये था भाई हमारा बुनियादी सामाजिक सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें ये देखो कि शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं। तो पहली आती है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ये जो है घोषणा होती है बजट 21-22 में, इसकी घोषणा होती है कि भाई निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक राजकीय जो विद्यालय हैं उसमें अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी जो है उनको 2-2 यूनिफॉर्म के जो सेट है वो दिए जाएंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत। नेक्स्ट है बाल वाटिका। बाल वाटिका आती है कि राष्ट्रीय नीति 2020 के तहत राजकीय जो विद्यालय हैं उनमें बाल वाटिका बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ किए जाने का प्रावधान है। इसमें क्या है कि 4 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल है। टोटल 33 जिलों में ये चल रही है बाल वाटिकाएं छोटे बच्चों के लिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। RTI एक्ट 2009 की धारा 12C के तहत निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए 25% जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं और लाभार्थी जो उसकी पारिवारिक आय जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
ठीक है, ताकि उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं वो फ्री में पढ़ते हैं। 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं वो तो फ्री में पढ़ते हैं, लेकिन अब क्या किया गया है, 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और जिनकी भी पारिवारिक आय जो है वो 2.5 लाख से कम होगी, उन्हीं के बच्चे जो हैं वो इस योजना के तहत पढ़ पाते हैं। अगला आता है बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम, शैक्षणिक किशोरी मेला। बालिका सशक्तिकरण जो कार्यक्रम है इसके तहत कौन कौन से जो योजनाएं हैं वो चलाई गई हैं, जैसे शैक्षणिक किशोरी मेला है, ये विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान देने के लिए, बच्चों में एक शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करने के लिए चलाया गया है। एक आता है सक्षम क्या है कि लड़कियों के लिए आत्मरक्षात्मक प्रशिक्षण जो है वो शुरू किया गया है सक्षम के तहत, तो ये आता है सक्षम। अगला आता है मीना राजू एवं गार्गी मंच। ये क्या है, मीना राजू का मतलब तो ये है कि 6ठी 7वीं और 8वीं कक्षा तक के बच्चे, गार्गी हो गया 9 10 11 12 कक्षा के जो बच्चे हैं उनको सामाजिक मुद्दों के ऊपर जागरूक करने के लिए, कि भाई सामाजिक मुद्दों के बारे में उन्हें पता चले, और जो भी अध्ययनरत जो बालिकाएं हैं उनको गार्गी मंच का गठन इसमें किया गया है, यानी कि सामाजिक मुद्दों के ऊपर उन्हें जागरूक किया जाएगा। 6 से 8 में पढ़ने वाली बालिकाओं हेतु मीना राजू मंच तथा 9 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं हेतु गार्गी मंच का जो गठन है वो किया जाएगा। ये बालिकाओं के लिए कि भाई सामाजिक जो समाज के बारे में भी सारी चीज़ें सीखें, इसके लिए ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। अगला है यूथ एवं इको क्लब। छात्रों में जीवन कौशल विकसित करने के लिए और पर्यावरण से जुड़ाव की क्षमता प्रदान करने के लिए पर्यावरण के प्रति उन्हें जागरूक करना, कि भाई ये नहीं है कि भाई यहाँ यूथ है तो फिर उन्हें पर्यावरण के बारे में कुछ पता ही नहीं हो, नहीं, उन्हें क्या कि उनके अंदर जीवन कौशल विकसित करना ताकि उनको पर्यावरण से भी जुड़ाव पैदा हो। आजकल के बच्चे तो कहाँ पर्यावरण के बारे में ध्यान देते हैं। एक आता है सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित, जैसे एक आती है क्लिक योजना। क्लिक योजना क्या है कि कक्षा 6 से 10 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको व्यापक ज्ञान देने के लिए कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है, कि भाई उन्हें पहले से ही कंप्यूटर की शिक्षा दे दी जाए, तो ये आता है क्लिक योजना के तहत। एक दीक्षा राइज पोर्टल आता है, ये क्या है कि ई सामग्री वेब पोर्टल पर प्रकाशित करना, तो ये दीक्षा राइज पोर्टल, ये क्या है कि सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत चलाई जा रही हैं। एक आता है ज्ञान संकल्प पोर्टल, सरकारी स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा ये पोर्टल जो है ये बनाया गया है, ज्ञान संकल्प पोर्टल। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी भामाशाह है, जो भी भाई स्कूलों में अपना जो उनसे बनता है वो दे सकते हैं या दान करना चाहते हैं, उनके लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल जो है वो विकसित किया गया है, कि कोई भी भाई सरकारी स्कूलों के लिए इनके लिए कोई भी धनराशि देना चाहता है बच्चों के विकास के लिए, उनके लिए, तो वो दे सकता है इस पोर्टल के माध्यम से। एक आता नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 1 अप्रैल 2022 को शुरू होता है और राज्य के 33 जिलों में शुरू है, टोटल 33 जिलों में है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। लक्ष्य क्या है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 15 वर्ष व अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उनको साक्षर करना, कि शहरों के और ग्रामीणों के जो भी 15 वर्ष से उससे अधिक आयु के जो भी व्यक्ति हैं उनको साक्षर करने के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो ये चलाया गया है। एक आता है राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है ये आती है महापुरा जयपुर के अंदर। एक आता है महिला शिक्षा विहार, महिलाओं से संबंधित, कि 15 से 30 वर्ष की जो भी तलाकशुदा, विधवा और जो भी आदिवासी और वंचित समूह की जो महिलाएं होती है ना, उन्हें शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए ये जो है आवासीय विद्यालय स्थापना की गई। और जो वर्तमान में जो ये विद्यालय है ये कहाँ चल रहा है, झालावाड़ में, कि भाई महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए इसमें, जो भी अनपढ़ महिलाएं हैं उनको। तो ये वर्तमान में झालावाड़ में चलाया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा से देखते हैं तो राज्य में टोटल 33 जो है ये वो मेडिकल कॉलेज हैं। 2022 नवंबर तक देखें तो टोटल 30 मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य के तहत देखते हैं तो एक आता है जनता क्लिनिक। वर्तमान में राज्य में 25 संचालित हैं जनता क्लिनिक वर्तमान में।
राजस्थान में। एक आता है राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम है जो है ये 30 जिलों में संचालित है। एक इस चिकित्सा और स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसकी थीम आती है आज़ादी का अमृत महोत्सव, और कब 21 जून 2022 को बनाया गया, और थीम आती है आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम के साथ ये बनाया गया है। कोविड टीकाकरण का प्रथम चरण 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ होता है। एक आता है ई संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवाओं का उपयोग करना। टेलीमेडिसिन सेवाएं जैसे कोविड के टाइम पे जब कोविड आया था तो बाहर के जो डॉक्टर्स थे कि भाई जो बाहर के डॉक्टर हैं उनसे क्या किया गया था, ऑनलाइन सेवाएं ली गई थी भाई, कि भाई वो वहाँ बैठे बैठे यहाँ पे सेवाएं दे सकें, कि भाई कोई हेल्प कर दे वहाँ से, कि भाई कोई भी दवाई बनाने में या फिर कोविड के जो भी पेशेंट थे उनके लिए। तो ये एक ई संजीवनी के माध्यम से एक टेलीमेडिसिन सेवाओं का उपयोग करने के लिए बनाया गया था ये। तो टेलीमेडिसिन सेवाएं समझ में आ गई कि भाई कोविड के टाइम पे बाहर के जो डॉक्टर हैं उनसे ऑनलाइन सेवाएं लेने के लिए कोविड के टाइम पे ये चलाई गई थी। एक आता मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर है यानी कि प्रति लाख जीवित जन्म, यानी कि माँ जैसे ही जन्म हुए बच्चों के तो जन्म होने के बाद माता की मृत्यु होना, ये होता है MMR। तो ये कितनी है 2017 और 19 में तो थी 141, और 2018-20 में कितनी है 113, यानी कि कम हुई है मातृ मृत्यु दर, यानी कि बच्चों के जन्म लेने के बाद माता की मृत्यु होना, ये होती है मातृ मृत्यु दर। एक आता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर होता है कि प्रति 1000 जीवित जन्म, यानी कि 1000 जीवित बच्चे जन्म हो गए, जन्म लेने के बाद बच्चों की मृत्यु होना, वो होता है शिशु मृत्यु दर, यानी कि शिशु के जन्म लेने के बाद मृत्यु होना। ये 2015-16 में तो 41.3 थी और 2020-21 में हो गई 30.3। एक आता है कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर आती है यानी प्रति महिला कितने बच्चे उत्पन्न कर सकती है, तो ये 2020-21 में आंकड़ा निकला कि भाई हाँ 2 ही कर सकती है, 2 किए हैं अभी तक। एक आता संस्थागत जो जन्म है वो कितने हुए हैं, तो संस्थागत जन्म आते हैं कि भाई आजकल भी जो हॉस्पिटलों के अलावा कई घरों में डिलीवरियां करवा देते हैं, तो संस्थागत जन्म है 94.9, यानी कि अभी भी कहीं ना कहीं ऐसी सोच है कि भाई वो हॉस्पिटल्स में या फिर उनके पास सुविधाएं नहीं है कि वो हॉस्पिटल्स में जा सकें, तो घरों पे भी डिलीवरियां हुई हैं। तो संस्थागत यानी कि सरकारी हॉस्पिटल हो या चाहे प्राइवेट हो, इनमें तो 94.9% ही क्या है डिलीवरी हुई है। तो ये हमारा 8वां चैप्टर भी है कंप्लीट हो गया साथ के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।